Vivan. You're watching Humans of DeFi on DYDX India YouTube channel. Today we have a really special guest who is a coder, a content creator, and a trader. I'm talking about Neil. Neil runs a YouTube channel called as Crypto Jargon, and I would like to invite him on our podcast today. So, hi Neil, welcome to our podcast. How are you doing? हे थैंक यू फॉर इनवाइटिंग यार। काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक काफ़ी टाइम से हमारा पॉडकास्ट बचा हुआ था। तो आई एम डूइंग फाइन। आप कैसे हो? कैसा चल रहा है ट्रेडिंग? Sub badhiya, Neil. I mean, I'm pretty sure a lot of our viewers might already be knowing you, but I would love if you could give a very brief introduction about who is Crypto Jargon and how did he start his journey in crypto and DeFi. Okay, so I am Neil. I am Crypto Jargon. So basically, I started my journey back in 2019, but उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आप सोच रहे होंगे। तो I was, studying CSE. I was, studying to become an engineer. So we used to do a lot of hackathons, and in hackathons, Matic used to be a sponsor. And hackathons का प्राइस होता था 10,000 12,000 रुपये। मैटिक के ऊपर अगर आप कुछ बनाते हो तो 20,000 रुपये प्राइस होता था। तो वहाँ से क्रिप्टो पे थोड़ा डैबल करना स्टार्ट किया। इन्वेस्ट करना नहीं स्टार्ट किया बिकॉज कॉलेज में थे। कॉलेज में खाने के पैसे नहीं होते, इन्वेस्ट कहाँ से करोगे। बट 2020 हुआ, लॉकडाउन हुआ, फिर मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, वहाँ से पैसे आने लगे तो वहाँ से इन्वेस्ट वगैरह करना स्टार्ट किया। स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, हर जगह। एंड धीरे धीरे फिर स्टार्टअप मैंने क्लोज डाउन किया। जॉब पे था जब मैं, तो मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया क्योंकि हमेशा से कंटेंट बनाने का शौक था। एंड सिंस क्रिप्टो वॉज समथिंग जो उस टाइम पे राइज कर रहा था एंड हमें भी डिसेंट एक्सपीरियंस था, मतलब सुपर एक्सपर्ट तो नहीं है लेकिन एवरेज लोगों से बेटर एक्सपीरियंस था हमें। तो हमने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया क्योंकि वहाँ पे एक ऑब्वियस कंटेंट गैप था, जैसे कि आप यूट्यूब पे कंटेंट देख ही सकते हो। तो वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। You started off as a coder, right? आप hackathons में participate कर रहे थे, and now you're completely doing different things. Like most of your visible work out there is as a trader and as a content creator. So, do you still plan to go back to building products or going on more hackathons and building something in the crypto space apart from content and communities? या आई पार्टिसिपेट इन हैकेथॉन ऑलमोस्ट एवरी मंथ। अभी भी मैं हैकेथॉन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मैं जस्ट कल ही अपना जेएस थोड़ा ब्रश अप कर रहा था क्योंकि एक नया हैकेथॉन आया है। एक तो एआई जेनेसिस का हैकेथॉन है जहाँ पे आप जनरेटिव एआई से वीडियो गेम्स बना सकते हो। तो मैं गेम डेवलपर हुआ करता था, तो मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा था कल, Correct. इसलिए मैं थोड़ा वीडियो कम बनाता हूँ क्योंकि एक तो मार्केट में वॉल्यूम भी लो है, प्लस मुझे उस साइड ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है अभी क्योंकि अंदर से तो हम कोडर ही हैं। इसके अलावा ब्लॉकचेन के भी बहुत हैकेथॉन्स आ रहे हैं एंड मैं ब्लॉकचेन को टेक साइड से भी एक्सप्लोर अप कर रहा हूँ। पहले मैंने नहीं किया था टेक साइड से एक्सप्लोर क्योंकि उस टाइम पे क्या है, बुल मार्केट था तो ट्रेडिंग से ही आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते थे। लेकिन अभी वॉल्यूम लो है तो Correct. आपके पास ब्लॉकचेन में जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज, बिल्डिंग, ये सब करने का बहुत अच्छा स्कोप है। प्लस अभी रिसेंटली अगर किसी को पता होगा तो स्टार्क चेन ने जो है अपना एक गेम लॉन्च किया था, स्टार्क फाइटर, जहाँ पे आप हाई स्कोर कर सकते हो और वहाँ से टॉप लोगों को उन्होंने जो है गिव अवेज किए थे, एक इथेरियम दिया था। तो आई एक्चुअली हैक दैट गेम और फिर मैं वहाँ पे टॉप पे आ गया था, लेकिन आई थिंक गिव बग डिटेक्टर ने शायद कर लिया होगा डिटेक्ट। लेकिन वहाँ से मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया है क्योंकि मैं वीडियो गेम और ब्लॉकचेन को वहाँ कंबाइन कर सकता हूँ। तो उस पर भी हम थोड़ा सा डैबल कर रहे हैं। एक मेरा स्टार्टअप है जो सीक्रेट में बन रहा है, वो तो आपको पता ही है, तो वो भी आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, केवल ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग वॉल्यूम लो है तो मेरे को लग नहीं रहा कि मेरा टाइम वहाँ पे देना अभी इतना ज़्यादा फ्रूटफुल मेरे लिए होगा। तो अलग अलग चीज़ें करते रहते हैं। कोडिंग तो ऑब्वियसली कभी नहीं छूटेगी एंड ट्रेडिंग कोडिंग सब साथ में बैलेंस रहता है। Got it. So I'm pretty sure a lot of people who are watching us right now, they know you more as a crypto trader and या a successful crypto trader. So I'd like to understand ki what are those strategies or what are those indicators that you generally rely on before like taking a trade. I'm pretty sure this is the question everyone wants to know. सो देखो, ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स स्ट्रैटेजी है या फिक्स इंडिकेटर है। Yeah. ठीक है, जिन लोगों ने मेरी कंटेंट देखी है उन्होंने मुझे देखा है कंटेंट के साथ इवॉल्व होते हुए। मेरी स्ट्रैटेजी भी चेंज होती रहती है विद टाइम। समटाइम्स वी आर जस्ट यूजिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, समटाइम्स हम कोई इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं। करंटली जो हमारा मार्केट चल रहा है, बेयर मार्केट चल रहा है, उसके लिए जो हम स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं वो है मोमेंटम ट्रेडिंग की। बेसिकली हम ऐसे नहीं है कि हम रोज़ जाके स्कैल्प ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इतना मूव नहीं है। आप 10x वगैरह पे लेते हो तो आप फंस जाते हो। ठीक है, आई थिंक विवान भाई Hmm. बहुत अच्छी तरीके से वो है, मैं आपका टेलीग्राम फॉलो करता हूँ तो मुझे पता है। ठीक है, तो किस तरीके से फंस सकते हो वहाँ पे आपका होता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस फंसे ना एटलीस्ट। तो मोमेंटम ट्रेडिंग में हम बेसिकली ब्रेकआउट्स ढूंढते हैं और अच्छे टाइम पे घुस जाते हैं।
जब ब्रेकआउट्स हो रहे होते हैं, एंड वहाँ से आप मिनिमम रिस्क में मैक्सिमम रिटर्न्स निकाल सकते हो। तो करंटली हम मोमेंटम ट्रेडिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, इन क्रिप्टो मार्केट भी और इंडियन स्टॉक मार्केट भी। इंडियन स्टॉक मार्केट की वीडियो की रिक्वेस्ट आती है, बट मुझे वो लगता नहीं है कि लीगल होगा, इसलिए मैं नहीं बनाता हूँ। बाकी सेम स्ट्रैटेजीज यूज़ होती हैं। और इंडिकेटर अगर आप देखते हो तो मूविंग एवरेज एंड वॉल्यूम आर दी ओनली थिंग्स यू नीड। उसके अलावा अगर आप यूज़ करना चाहते हो सुपर ट्रेंड वगैरह, मैं आजकल यूज़ करता हूँ। सुपर ट्रेंड मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए मेनली यूज़ होता है। उसके बाद आपको मेन चीज़ें क्या देखनी है, आपको ये एक्स वाई जी पैटर्न नहीं देखना है, आपको देखना है रिवर्सल पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कंटिन्यूएशन पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं। उसमें सारे पैटर्न्स ये मत देखो कि यार ट्राइंगल बन रहा है, ये बन रहा है, डबल टॉप बन रहा है, हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है, वो क्यों बन रहा है, उसके पीछे क्या राज है। जैसे हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है तो वो दिखाता है कि प्राइस ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 3 बार वो फेल हो गया और अब वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, तो क्यों बना है वो। सेम डबल टॉप पे भी हेड एंड शोल्डर्स की तरह आप देख सकते हो, थ्योरी है कि क्यों बना है। एंड इस तरीके से आप उन थ्योरीज को सीख जाओ तो फिर आप पैटर्न्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप उधर से देख सकते हो कि वॉल्यूम और किस तरीके का प्राइस एक्शन है, उससे क्या रिजल्ट हो सकता है। गॉट इट। सो बेसिकली जो आप थ्योरी में पढ़ रहे हो अबाउट पैटर्न्स, उसी को यू यू मेक अ स्टोरी आउट ऑफ इट, सो दैट यू हैव अ नैरेटिव कि यार ये प्राइस ऐसे क्यों मूव हो रहा है एंड व्हाट कुड बी द रीजंस बिहाइंड इट, प्लस मैप इट विद द वॉल्यूम सो दैट यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर द मार्केट माइट मूव। दिस इज व्हाट यू ट्राइंग टू से। या पैटर्न्स याद करके कुछ नहीं होगा। बाकी आप ये वाली बुक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दिस बुक विल टेल यू अबाउट एवरी पैटर्न और उस पैटर्न के पीछे का क्या थ्योरी है। फिर उसमें से आप अपना पिक लो और उसको बैक टेस्ट करके देखो कि कौन सा पैटर्न आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। Got it. Amazing. Also, guys, none of this is a financial advice. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. Please do your own research before investing. So, now coming back to our conversation. So, you've one of the biggest creators, content creators out there in the Indian crypto ecosystem. From you, I would like to know ki, what are the biggest challenges in DeFi today, and what do you think ki, how are these being addressed in the upcoming future? Like, ओके, सो बिगेस्ट चैलेंजेस जो मेरे सामने मुझे लगते हैं डीफाई में, एक तो यार रेगुलेशंस है। रेगुलेशंस आर नॉट क्लियर, ठीक है। इवन इन इंडिया तो बिल्कुल क्लियर नहीं है, और बाहर तो कुछ कुछ जगहों पे क्लियर हो रही है, कुछ कुछ जगहों पे नेगेटिव आ रहा है, कुछ कुछ जगहों पे पॉजिटिव आ रहा है। तो रेगुलेशंस किस तरीके से डीफाई में आती है उस पर हाईली डिपेंड करेगा कि किस किस डायरेक्शन में डिफाई फ्यूचर में जाता है। इसके अलावा स्केलेबिलिटी का इशू है, ठीक है। हम देखते हैं कि जैसे अभी ऑर्डिनल्स आया तो बिटकॉइन अटक गया, सोलाना बहुत अटकता है, इथीरियम की गैस फीस कहीं और चली जाती है। तो स्केलेबिलिटी इश्यूज बहुत हैं, एंड आई थिंक स्केलेबिलिटी इश्यूज विद टाइम ही सॉल्व होंगे। स्केलेबिलिटी में क्या होता है कि एक तो टाइम और कॉस्ट पे आपको बैलेंस करना होता है, ठीक है। मतलब जब आप कोडिंग करते हो, डेवलपर्स जो देख रहे होंगे उनको पता होगा कि आपको कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम में एक बैलेंस देखना पड़ता है, कि आप या तो डेटा ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, या तो आप टाइम वो कर रहे हो, मतलब टाइम को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो और डेटा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। 2 चीज़ों को आप एकदम बैलेंस पे लाओगे तो वहाँ पे आप बेस्ट डेवलपर हो, वरना आप या तो टाइम को फ़ेवर करते हो और डेटा को फ़ेवर करते हो। तो वही इश्यू हमें यहाँ पे दिख रहा है क्रिप्टो में, एंड वो विद टाइम ही होगा जब हम देखेंगे कि स्मॉलर टूल्स बन जाएँगे, जिन पे वो धीरे-धीरे करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। आई थिंक इसको मोनोलिथिक बैकएंड डेवलपमेंट कहते हैं, पता नहीं, मैंने इतना ज़्यादा डीप में नहीं करा got it. इसको स्टडी, बट इस तरीके से ही वो होगा। आई थिंक जब हम धीरे धीरे देखेंगे टूल्स बनेंगे और टूल्स बनेंगे, फिर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर उसको सॉल्व करने के लिए कुछ और टूल्स बनेंगे, तो इस तरीके से माइक्रो सर्विसेज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये एक इशू है। इसके बाद सिक्योरिटी का इशू है, जितनी ज़्यादा सर्विसेज होंगी उतना ज़्यादा सिक्योर होना पड़ेगा। अभी क्रिप्टो में ऑडिटिंग इज़ नॉट दैट ग्रेट। ऑडिटिंग फर्म्स जो होती हैं उसमें भी हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी सारी ऑडिटिंग फर्म फ्रॉड होती हैं, या फिर उनके ऑडिट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। तो वो सारे इश्यूज हैं, तो ये सारे रेगुलेशंस के साथ साथ सॉल्व होंगे, सिक्योरिटी इश्यूज भी वहाँ से सॉल्व होंगे। हैकिंग हमेशा रहेगी, एंड आई थिंक हैकिंग शुड ऑलवेज रिमेन देयर, ताकि इनोवेशंस होते रहें। अगर हैकिंग सॉल्व हो गई तो फिर फ़ायदा ही क्या है, राइट। तो ये सारे इश्यूज हैं, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी और रेगुलेशंस। Got it. From an India perspective, like आप content creator हो, आप बहुत ज़्यादा content बनाते हो on a daily basis. So what do you think कि definitely आपने एक challenge बता दिया कि DeFi के regulations India में नहीं है, you know, so that's one of the reasons why we might not see mass adoption very quickly. But apart from that, from a content perspective, what do you think is lacking in India?
what is the level of education that the folks in India have about DeFi, according to you, and how we both as a community, like DYDX India and your community, can come together and bridge that gap? सो कंटेंट का अभाव नहीं है इंडिया में, बहुत कंटेंट है, लेकिन अच्छे कंटेंट का अभाव है, ठीक है? अच्छा कंटेंट बहुत कम है। आई थिंक 2022 के एंड में ही मैंने देखा कि अच्छा ही क्रिएटर्स जो हैं धीरे-धीरे बाहर आने लग गए हैं। जो पुराने क्रिएटर्स हैं, ठीक है, वो बहुत ही सैचुरेटेड हैं, वो बहुत ही कम कंटेंट डालते हैं एंड उनका कंटेंट या तो बहुत ही हाई लेवल होता है जो लोगों को समझ नहीं आता है, या फिर अच्छा नहीं होता है। बाकी रैंडम यूट्यूबर्स पॉप अप करते रहते हैं एंड वहाँ पे स्कैमी भी हो जाते हैं। देखो, बहुत पैसा मिलता है, ठीक है? अगर आपको एक टोकन को बेचना है जाके ऑडियंस को, तो बहुत पैसा मिलता है। मना करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है? तो नहीं करते हैं वो लोग मना, एंड उसके कारण कंटेंट गंदा हो जाता है। इसके अलावा फिर उन कंटेंट को कंटेंट पुलिसिंग करने के लिए भी लोग आते हैं। वो लोग भी कंटेंट पुलिसिंग में लग जाते हैं एंड वो फिर सबको ही पुलिस करने लग जाते हैं, और उसके बाद वो खुद कुछ कंटेंट कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो हम धीरे-धीरे देख रहे हैं कि 2022 के एंड में अब अच्छी कंटेंट आने लग गई हैं, जब से हितेश भाई ने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया है, आपने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया है। डीवाईडीएक्स भी काफ़ी चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, जैसे कि ट्विटर स्पेसेस, ट्विटर एएमए, टेलीग्राम एएमए। तो ये सब चीज़ें धीरे-धीरे कंटेंट को ठीक कर रही हैं एंड आई थिंक द फ्यूचर विल बी गुड। धीरे-धीरे लोग जो हैं अच्छे कंटेंट की साइड अपने आप ही आ जाते हैं। तो बेटर रहता है कि फोकस करो कि अच्छा कंटेंट आप अपने साइड से देते रहो, बाकी ऑडियंस अपने आप ही आएगी, चाहे डायरेक्ट आ जाए चाहे या फिर गंदा कंटेंट देख के नुकसान लेके आ जाए। Got it. Awesome. I mean, that's a nice way of looking at things. Ki you just keep creating good content, and aaj nahi to kal to audience will understand what kind of content is really good for them, right? या Now, talking about DeFi protocols, like there are a lot of DeFi protocols out there, and most of them are run through governance tokens in DeFi, right? But I see very less people having conversations in India on governance forums. For example, DYDX has something called as DYDX discourse, जहाँ पे आप जाके you can put out proposals and have conversations कि what kind of things that you want to do on the platform and how can you contribute as a community. हम्म। So, what do you think? Like, what are your thoughts on these governance tokens, and what do you think? How can we make sure that more and more people participate in such conversations? Because it's simple, right? If you're using a DeFi protocol, जो decentralized है, उसमें जितनी हम्म। ज़्यादा community conversations करेगी, उतना ज़्यादा decentralization फैलेगा. But in India, a lot of people are just for there for money. या They're not there for the tech or decentralization. So, how do you think that this thing can be solved in India specifically? आई थिंक इंडिया में लोग गवर्नेंस की साइड इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि पैसा ही बनाना है मेनली। एंड अगर आप किसी का गवर्नेंस टोकन लेते हो वोट करने के लिए, तो उसमें आपको पैसे का इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो मेनली लोग इसीलिए गवर्नेंस की साइड इतना फोकस नहीं करते हैं। इसके अलावा आई थिंक जो परचेजिंग पावर है ना, उसका भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मान लो आप पैनकेक स्वैप पे हो, आपके पास केक टोकन है और आप वोट करना चाहते हो, तो आपके पास एटलीस्ट लाइक $100-200 का केक टोकन होना चाहिए टू मेक अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। जो True. लोग यहाँ पे वोट कर रहे हैं, उनका पोर्टफोलियो ही $100-200 का है, $500 का है, $600 का, क्योंकि जो लोग बुढ़े हैं इंडिया में, मतलब 25 26 प्लस, मतलब हम लोग भी हैं, ठीक है? हम लोग जो है उन्होंने जिन्होंने ब्लॉकचेन एक्सप्लोर नहीं करा है, हमने तो कर रखा है, वो लोग इस साइड नहीं आएंगे। हम में भी कोई नया कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आता है तो हम बहुत ही ज़्यादा उसको शक की निगाहों से देखते हैं, तो वो लोग भी देखते हैं ऑब्वियसली, और पैसा उन्हीं के पास है। 25 के अंडर की एज के लोग हैं, वो जस्ट जॉब स्टार्ट कर रहे हैं कॉलेज में, उनके पास इतना पैसा है नहीं, तो वो लोग इसीलिए वहाँ पे वोट करना नहीं, मतलब इंटरेस्टेड रहते कि यार हम पे तो इतना पैसा है ही नहीं जो फ़र्क पड़ेगा इससे, एंड हमारे वोट से इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो हम क्यों वोट करें? हम वोट करने के लिए फ़ीस भी दें नेटवर्क की, उसके अलावा हम बाय भी करके रखें, होल्ड भी करके रखें टोकन को। तो ये सब चीज़ें हैं, प्लस गवर्नेंस अभी इतना ज़्यादा पिकअप नहीं कर रहा है, क्योंकि यूज़र को क्या फ़ायदा है, यूज़र को अभी क्लियर नहीं है उससे, ठीक है? डिसेंट्रलाइजेशन का क्या Hmm. फ़ायदा है? एंड हमने बहुत सारे केसेस अभी देखे हैं कि जहाँ पे वोट करे गए रिज़ल्ट को भी ओवरटर्न कर दिया टीम ने। तो वो भी चीज़ें हैं। तो डाउ से आई थिंक धीरे-धीरे ये सब सॉल्व होगा, अगर हम ऐसे डाउस देखें जहाँ पे इन्वेस्टमेंट डाउस होते हैं जैसे। तो उस टाइप की चीज़ों पे अगर लोग इंटरेस्ट लेंगे, डिस्कशंस में आएँगे, तब जाके इंटरेस्ट इंक्रीज़ होगा, एजुकेशन इंक्रीज़ होगा। अभी तो गवर्नेंस टोकन आई थिंक 1 डेढ़ 2 साल तक, जब तक इंडिया के लोगों के पास लाइक वो लोग बड़े नहीं हो जाते, जॉब नहीं ले लेते और फिर उसको इन्वेस्ट नहीं करना स्टार्ट करते, तब तक परचेज़िंग पावर
को अचीव नहीं करते, तब तक गवर्नेंस पे इतना फोकस नहीं करेंगे। ऑल्सो लाइक मैंने बहुत कम क्रिएटर्स को देखा है इंडिया में जो इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, राइट? लाइक एक प्रपोजल आया है, इफ यू आर अ यूजर ऑफ दैट प्रपोजल, गो वोट एंड डू समथिंग लाइक दैट, राइट? नन ऑफ द क्रिएटर्स दैट I've seen in India so far talk about these kind of things. What is your take on that? यार देखो, हम लोग उसी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं जिस चीज़ में लोगों को इंटरेस्ट होता है। जैसे कि आप देखोगे कि अगर आप जैसे मैं ट्रेडिंग का कंटेंट बना रहा हूँ, लेकिन मैं ऑन चेन एनालिसिस वगैरह जब ज़्यादा इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो मेरे को वहाँ पे देखने को मिलता है कि एक ड्रॉप इन व्यूअरशिप है, क्योंकि इंसान को पता ही नहीं है कि यार ऑन चेन का क्या फ़ायदा है मेरी ट्रेडिंग में। ठीक है, तो हम धीरे धीरे करके उसको ब्रेक डाउन करते हैं। अब गवर्नेंस हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में इतना हाई है नहीं, एंड Hmm. गवर्नेंस की साइट पे अगर हम वीडियो बनाते हैं तो लोगों को लगेगा कि इसको ये वाली चीज़ पे वोट कराना है, इसलिए ये वीडियो बना रहा है, तो वो भी रीज़न हो सकता है। गवर्नेंस का इंपॉर्टेंस हम समझा सकते हैं अगर हम एक वीडियो बनाएंगे कि डाउस क्या होते हैं, गवर्नेंस कैसे वर्क करती है, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या यूज़ है उसका, किस तरीके से कुछ Correct. कुछ जो डिसीजंस गवर्नेंस से हुए हैं उससे कितना इम्पैक्ट पड़ा है डाउन द लाइन। बट कोई वीडियो देखेगा नहीं, आई डोंट थिंक 1000-2000 व्यूज़ भी आएंगे, तो एजुकेशनल कंटेंट को कम व्यूज़ मिलते हैं। वर्सेस अगर आप प्राइस प्रिडिक्शन या फिर बोलो कि ये करो ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पैसे बनेंगे, तो इस टाइप का है। ऑडियंस भी धीरे धीरे मेच्योर हो रही है, धीरे धीरे कंटेंट शिफ्ट करना पड़ेगा सबको, ताकि ऑडियंस एजुकेशन की साइड जो है फोकस ले, एंड तब जाके लोग उसको कवर करना स्टार्ट करेंगे। यही रीज़न है कि जब मैंने अपना कोर्स लॉन्च किया था तो मैंने उसको पे वॉल के पीछे रखा, बिकॉज मुझे पता था कि अगर मैं इसको डायरेक्ट लॉन्च कर देता हूँ तो हार्डली एनी व्यूज़ आएंगे, लेकिन पे वॉल के पीछे रखते हो तो लोग व्यूज़ भी देंगे एंड लोग देखेंगे भी, उसको यूज़ भी करेंगे। ये आई थिंक डिफरेंस आ जाता है कि पब्लिक को एजुकेशन में इतना इंटरेस्ट है नहीं, या वैसे अब धीरे धीरे आ रहा है, पर उस टाइम नहीं था, एंड हो सकता है कि धीरे धीरे आ जाए, फिर हम गवर्नेंस की भी बात करने लगे। Now let's talk a little bit about जिससे थोड़े लोग उत्साहित होके व्यू ज्यादा करें इस वीडियो को. Given the volatility and risk associated with DeFi, what advice would you like to give to someone who is just starting his journey in crypto trading? सो क्रिप्टो ट्रेडिंग में जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले तो ये मत सोचो कि आप बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाने वाले हो। ठीक है, जितना आप पैसा कमाओगे क्रिप्टो में, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप कितना टाइम देते हो क्रिप्टो को, राइट? आपको खुद को एजुकेट Yeah. करना है। अभी क्या है कि सब लोग को चाहिए एक मीम कॉइन जिसमें हम 100 रुपये डालें और 10,000 रुपये निकाल लें। कंटेंट भी ऐसा ही है यूट्यूब पे हर जगह कि 100x 200x 10x ऐसे ही आ जाएगा। 10x जैसे बिल्कुल हलवा होता है, राइट? 10x तो बहुत ही ईजी होता है, ठीक है, सब लोग करोड़पति बन जाएंगे। 10x बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, मतलब अगर आप 1000 रुपये को Hmm. 10x करते हो तो 10,000 बन जाएगा, 1 लाख बनेगा, 10 लाख, 1 करोड़, मतलब 4 बार में आपका 1 करोड़ हो जाएगा। तो 10x अगर इतना ईजी होता तो सब करोड़पति होते, राइट? तो ये झूठ है जो खुद से Correct. मत बोलो आप कि आप मीम कॉइन को हंट कर लोगे। लोगों के पास छोटा सा कैपिटल होता है, तो वो छोटे सा कैपिटल लेके एक छोटे से मीम कॉइन में डाल देते हैं और सारा गवा देते हैं, फिर चले जाते हैं। बेस्ट है एजुकेट योरसेल्फ, और ये मीम कॉइन वगैरह पे तब तक इन्वेस्ट मत करो जब तक आपके पास साइजेबल कैपिटल ऑलरेडी ना हो, कि आप 1-2% उसका डालोगे तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसके अलावा छोटा स्टार्ट करो, ऐसा नहीं है कि आज हम क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं तो मैं अपनी सारी सेविंग्स निकाल के क्रिप्टो इन्वेस्टर बन जाऊंगा। अगर आप अभी भी देखोगे तो क्रिप्टो मेरा अभी भी 30 to 40% ही रहता है, इससे ज़्यादा मैं उसको नहीं बढ़ने देता हूँ। उसका रीज़न है दैट मेरे और भी गोल्स हैं लाइफ में, दिन भर क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं करनी है, बिकॉज इट्स वेरी टैक्सिंग। मेरे को भी लाइक पूरे रात जागना पड़ता है, कभी ऐसा होता है कि तुम ट्रेड लेके सो जाओ, सुबह उठते हो तो लिक्विडेट हो चुके हो। ठीक है, तो ये बहुत सारा मेंटल प्रेशर भी होता है। तो ये लॉन्ग टर्म Yeah. गेम है, एंड आपको लाइक छोटे से स्टार्ट करना है। स्मॉल स्मॉल अमाउंट आप स्टार्टिंग में लूज़ करोगे, डेफिनेटली एवरीबडी लूजेस स्टार्टिंग में, मैंने भी पैसे बहुत गवाए हैं। तो लूज़ कर करके आपको लेसन्स मिलेंगे, राइट? कि रात को ट्रेड ओपन करके बिना मत सो, ऐसे लगा के सो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि Yeah. बिटकॉइन एक हफ्ते से $27,000 पे है तो वो 24,000 नहीं जा सकता। ठीक है, लॉन्ग लेके सो जाओ, ऐसा नहीं होता, जा सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। हमने बहुत बहुत चीज़ें बदलती हुई देखी हैं। तो छोटा स्टार्ट करो, एजुकेशन देखो, ऑन चेन सीखो, ट्रेडिंग सीखो, फंडामेंटल एनालिसिस सीखो, टोकनॉमिक्स सीखो, स्कैम्स किस तरीके से करे जाते हैं, किस तरीके से आप स्कैम होते हो वो सीखो, यूट्यूबर्स को फॉलो करो। ठीक है, बट यूट्यूबर्स को भगवान मत बनाओ। यूट्यूबर्स को लाइक ऊपर ऊपर से देखो कि अच्छा अच्छा आज ये इस बारे में बात कर रहा है तो एक बार देख लेते हैं, मैं खुद से देख लेता हूँ कि इस कॉइन में क्या चल रहा है। आपके एनालिसिस पे सही है तो करो, क्योंकि मेरे को देखोगे आप, मैंने आपको कॉल दिया, कॉल से आपके पैसे बन गए, आप खुश हो जाओगे, राइट? नेक्स्ट डे फिर से आओगे, फिर मैं कोई कॉल दूंगा, फिर पैसे बन जाएंगे, पर
तीसरे दिन या चौथे दिन मेरी एक कॉल गलत होगी, उसके बाद आप मेरे को देखना छोड़ दोगे, फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, खत्म आपकी ट्रेडिंग जर्नी, राइट? तो सीखो कि कॉल कैसे बन रही है, क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ कि जो भी कॉल दूँ उसके पीछे क्या मेरा रीजनिंग है वो मैं आपको दूँ, ताकि आप रीजनिंग समझ जाओ। अब वो गलत हो या सही हो उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि रीजनिंग क्या थी, किस तरीके से मैंने रीजनिंग करी है, एंड आप उस रीजनिंग को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे यूज़ कर सकते हो। तो आपको सीखना है, धीरे धीरे इवॉल्व होना है। ऐसा नहीं है कि सिग्नल ढूंढो, सिग्नल मिले, आज ये अच्छा सिग्नल दे रहा है इसको फॉलो कर लो, कल इसने गलत दे दिया मैं दूसरे को फॉलो करता हूँ, इसने गलत दे दिया मैं तीसरे को फॉलो Yeah. करता हूँ, तो ऐसे कर करके सब आपको लूटते चले जाएंगे, ठीक है, और आपका कुछ नहीं बनेगा। तो बेटर है कि सीखो, छोटे से स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में लॉस होगा, डेफिनेटली होगा, सबको होता है, ठीक है। तो उस लॉस से सीखो, 10x 100x मीम कॉइन ये सब शिट के चक्कर में मत पड़ो, और फिर अपनी स्ट्रैटेजी खुद से डेवलप करो। Those are the golden words, because a lot of people who start their journey in crypto actually fall in the trap of signals and हम्म 100x 200x or whatever x's they are. So golden words from Neil. Thank you so much. I'm pretty sure ki the users who are the people who are watching this video would actually learn from that. But now talking a little bit about dydx as a platform, right? Right, I would want to understand, because you are a trader, and uh, what is a better place to trade on a decentralized exchange other than dydx? So would want to understand your journey ki kaise, what's your experience on dydx as a platform, and what are the features that you would want to see in the v4? DYDX is a good platform, but I have some problems with it, and that's why I don't use it like as much as I would like to use it. So first of all, mobile app is not there for Android, so Yeah. you can't carry forward your trades on mobile. And same thing with iOS also. Even if you like have the app on your phone, it's just not that smooth as a six, right? Plus you'll Yeah. have to like trade your whole portfolio. You don't have an option to do isolated margin. You just need to do cross margin always. So that is another problem, because sometimes the volatility is too high and you don't want to risk all your portfolio. So one more thing is there. I know a lot of people can solve it by using small leverages, but a lot of people don't want to use small leverage. Sometimes I want to trade at 8x, 10x, 12x, but I'm very scared that I will lose everything I have at DYDX. That's why I keep my portfolio small also on DYDX. So these are some problems that the team did promise me that they are fixing it. So I think the fix is coming. And the good thing about DYDX is that there is no fees, right? There is no fees till $100,000, and I think 90% of the people that will watch this don't have a portfolio that will trade more than $100,000 in 1 month. So that's good for them. After the whole fiasco of FTX, everybody has moved away from centralized exchanges. Everybody who is serious Yeah. enough in crypto, they have now like used different kind of dexes, or they have moved their funds from sex to hardware wallets, etc. तो ये चीज़ है जो सही हो रही है, एंड होपफुली अ लॉट मोर पीपल विल स्टार्ट अडॉप्टिंग। इसके अलावा मैं अब एयर ड्रॉप हंटिंग पे भी आ रहा हूँ धीरे धीरे, बिकॉज दैट इज़ वन थिंग जो हम बुल मार्केट में इतना नहीं देखे थे। तो एयर ड्रॉप हंटिंग में भी हमने काफ़ी एक्सचेंजेस अब यूज़ कर लिए हैं, तो डी वाई डी एक्स का एक्सपीरियंस वहाँ पे काफ़ी अच्छा था। एंड आई थिंक जी एम एक्स इज समथिंग जो क्रीप अप कर रहा है, लेकिन डी वाई डी एक्स कैन जब एटम में शिफ्ट हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। Awesome. So as we continue to see DeFi evolve, what do you see is the most potential for growth and innovation in the next few years in DeFi, in the world of DeFi? I'm pretty sure you will talk about wallets and UI and everything, but apart from that, what else do you think is the growth and innovation in DeFi gonna happen? द मोस्ट कॉमन थिंग इज़ दैट मेन स्ट्रीम हो जाएगा। मेन स्ट्रीम अभी भी नहीं हुआ है। Mm. अगर मैं अपने लाइक 5 दोस्तों के अलावा किसी से बोलता हूँ क्रिप्टो या डीफाई के बारे में, तो किसी ने कुछ सुना नहीं होता, या किसी ने कोई ऐप ऐसी यूज़ नहीं करी होती जहाँ पे ये यूज़ हो रहा होता है। तो जब तक रियल वर्ल्ड में नहीं आता है कि हमारे हाथ में फ़ोन है, उस पे चल रहा है और वो एक्चुअली यूज़ हो रहा है, ज़बरदस्ती की जगह एक्चुअली यूज़ हो रहा है। तो ये आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो जो भी इतना क्रिप्टो ब्लॉकचेन इनका हैकाथॉन्स वगैरह भी होते हैं, उसमें भी मैं गया हूँ, तो हमने पार्टिसिपेट किया है। तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम का हमें रूट कॉज देखने को मिलता है। मेन प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जो वेब थ्री वाले लोग हैं ना, उनको सब कुछ वेब थ्री चाहिए। हमने जैसे एक ऐप बनाई थी, तो उनको चाहिए कि अगर वेब टू सॉल्यूशन है इसका, डिसेंट्रलाइज इसको करके कोई लेना देना नहीं है, ब्लॉकचेन पे डाल के कुछ
इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, लेकिन उनको फिर भी वो ब्लॉकचेन पे चाहिए। तो उनको लगता है कि वेब थ्री है तो पूरा प्योर 100% वेब थ्री होना चाहिए। तो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ, जो कि डेवलपर साइट्स पे आ रही है, बिकॉज वो कल्ट की तरह उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये वो लोग चेंज करेंगे, वेब टू के साथ वेब थ्री चीज़ें मिलना स्टार्ट होंगी। जैसे ट्विटर पे अब NFT प्रोफाइल पिक्चर्स आ गई हैं, तो ये सारी चीज़ें ही आई थिंक इसको आगे लेके जाएंगी, एंड रियल वर्ल्ड यूज़ में धीरे धीरे आना स्टार्ट करेगा। तो ही ये पावरफुल बन सकता है। जैसे कि हमने NFTs के उसमें देखा कि अगर आपकी NFT है, वेरीफाइड है, और आप एक NFT प्रोफाइल पिक्चर यूज़ कर रहे हो ट्विटर पे, तो आपको वेब थ्री स्पेस में थोड़ा सा क्लाउड मिल रहा है। तो इसी तरीके की चीज़ें धीरे धीरे जब आती रहेंगी, तो वहाँ पे हमारे पास एवोल्यूशन होता रहेगा। Got it. Awesome. Before we wrap up this session, I would like if you could share one story from your crypto trading career which changed the way that you look at DeFi and crypto. सो जब मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जाता था यूजुअली, तो फिर मैं अपना एक लॉस की स्टोरी बताता था, जिसमें मैंने बहुत ही तगड़ा लॉस लिया था। और फिर उसके बाद मैंने रिस्क मैनेजमेंट सीखा और रिस्क मैनेजमेंट करना स्टार्ट किया। लेकिन करंटली आई थिंक ये रहेगा कि वॉल्ड और FTX का जो फियास्को था, और लूना का जो फियास्को था, तो ये तीन बहुत बड़े शॉक्स थे, जो कि आई ऑब्वियसली डिड नॉट सी कमिंग। मतलब FTX का तो खैर हमने, एवरीबडी सॉ इट कमिंग, बट वॉल्ड और जो लूना वाला फियास्को था, तो आई डेंट टेक ह्यूज लॉसेज इन लूना। आई मेड अ वेरी गुड प्रॉफिट, बिकॉज मैं पहले ही इसको शॉर्ट करके बैठ गया था। लेकिन एवॉल्व जैसी चीज़ें जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, तो इन्होंने मुझे सिखाया दैट इफ़ इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, इट्स प्रॉबेबली नॉट। एंड किसी भी चीज़ को फुल्ली 100% ट्रस्ट मत करो क्रिप्टो में। कोई भी लिंक, कोई भी क्रिप्टो एसेट, कोई भी बंदा, किसी को भी तुम 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। बाकी ट्रेडिंग में अगर हम देखें, तो अपना रिस्क हमेशा मैनेज करके चलो। वही लेसन इधर भी आ रहा है कि रिस्क हमेशा मैनेज करके चलो। ऐसा नहीं है कि तुमने ट्रेड बनाया है तो वो ट्रेड सही ही होगा। अगर तुम एक हफ्ते से उस ट्रेड को वॉच कर रहे हो और वो इनवैलिडेट हो जाता है, या फिर आपने लॉन्ग लिया है, वो लॉस में है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि नहीं यार, मैंने तो लॉन्ग लिया है, ये यहाँ से पलटेगा, यहाँ से पलटेगा, लेकिन वो गिर ही रहा है, तो फिर वहाँ पे आप उसको गिव अप करना सोचो। मतलब फिक्स एक रिस्क, जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है उसको फिक्स रखो कि भाई मेरा SL इधर है, तो मैं इसको इधर ही लूँगा। हो सकता है कि वो टच होके वापस चला जाए ऊपर, ठीक है, आपको फालतू में Yeah. लॉस लेना पड़े, लेकिन उसको आप लाइक पहले से फैक्टर इन करके चलो। दिस इज समथिंग आई लर्न बाय टेकिंग वेरी बिग लॉसेस। और आई Yeah. एम डेफिनेटली श्योर, जो देख रहा होगा, आप किसी ने कोई भी ट्रेड खोला है ना अगर, तो उसने पक्का ये चीज़ देखी होगी कि हमने ट्रेड लिया था, स्टॉप लॉस से टच हुआ, वापस चला गया। बट आपको स्टॉप लॉस पे इतना फिक्स रहना है कि हाँ भाई मेरा स्टॉप लॉस ये है, चाहे लॉस हो जाए, लेकिन आपको अपने प्रिंसिपल्स से कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ पे नहीं करना है। तभी आप धीरे धीरे इवॉल्व करोगे। आप फिर देखोगे यार स्टॉप लॉस में गलती क्या थी, फिर आप उसको सीखोगे, एडजस्ट करोगे, थोड़ा पढ़ोगे, और दोबारा स्टॉप लॉसेस कैसे करते हैं, आपको अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होगी। हो सकता है आपकी मिस्टेक ना हो, ठीक है, ये भी हो सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ नॉट अ साइंस, कोई एग्जैक्ट साइंस तो है नहीं। तो वहाँ पे फिर आप इम्प्रूव करोगे धीरे धीरे। ये चीज़ है कि अपना जो भी रिस्क मैनेजमेंट है उसको सही रखो। हो सकता है कि आप वहाँ पे लॉस लो, लेकिन दैट विल बी अ स्मॉलर लॉस अगर आप लॉन्ग टर्म में उसको देखते हो। Awesome. So, in short, guys, pay more attention to risk management because if you don't manage your risk, you won't have capital to trade, right? या So, that's pretty much it. Thank you so much, Neil, for coming here and sharing your experience. Is there anything else that you want to say before we wrap up this session? लाइक कीप लर्निंग, कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ, और किसी को भी अंधे भक्ति में फॉलो मत करो, ठीक है। ऑलवेज लर्न एंड ग्रो योर सेल्फ, क्योंकि इन दी एंड आपका पैसा है, आपका प्रॉफिट है, आपका लॉस है। Awesome. There's only 100x that shows short. That is you, right? So invest most of the time in gaining more skills. And so that's pretty much it. Thank you so much, Neil. I'll see you soon.